मैंने कागज उठाया और एक रुका लिखा, अगर आज आपने इस आम आदमी से मिलने से इनकार किया तो मैं आपका शुमार खास लोगों में करना शुरू कर। 2-3 खादमाओं ने उनको पकड़ रखा था, उनके पैर ऐसे घिसटते हुए आ रहे थे। सॉरी किया, मैंने कहा पापा जी आप जाएं अंदर। बस ये है कि जब मरूंगा तो अल्लाह से पूछूंगा कि तूने मुझसे पूछे बगैर मुझे क्यों पैदा किया। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है कि जी गला करन डे, अल्लाह ने भी को पूछ सकता है। हमारे बेटे तो कमबख्त किसी ना किसी तरह बड़े होकर कुछ कर ही लेते हैं, हमें बेटियां बयानी होती। इतना हंसाता रहा, रुलाता रहा, और एक वक्त आया कह रहा जी कि मेरी मदद। कोई भी जब आर्टिस्टों की मदद करना चाहता है पहले ये देख ले कि आर्टिस्ट कमाते क्या है। कहता है मौला जट जो है वो लगी हुई है, आज पता नहीं कितने 1.5 महीना या कितना हो गया कि शोबिस से मुझे काम मिले हुए 2.5 साल हो गए थे, 3 साल, तो 20-22 लाख रुपए मेरे पे उधार भी हो गया था। वो जब काम जब नहीं मिलेगा एक आर्टिस्ट को, नागन के पैसों से प्लाट लिए थे वो फिर बेचना शुरू। मैंने परिजात का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे ड्यूरिंग द शूटिंग। ताड़ी मेहनत का 1-1 रुपया इकट्ठा करके इन्ने लाख रुपए ऐसी ताड़े अकाउंट च भेजते ने। शोबिज़ में ये है कि हकदार को उसका हक इसी तरह दिया जाए जैसे यूट्यूब दे रहा है। मुझे तो कभी जिंदगी में वक्त वैसे नहीं मिला, मुझे काम ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करता, मतलब अभी तक नहीं दिया। यार तन्हाइयों में तो कभी कभी जो याद आता है वो अपने गुनाह याद आते हैं, और गुनाह जो है वो पॉडकास्ट में बयान नहीं किए जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं खावर बुखारी। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये मेरी ज़िंदगी के बाबा इशफाक अहमद हैं। इन्होंने एक दफ़ा मेरी जान भी बचाई है। मेरे साथ आज इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद हैं। आप सब इनको जानते हैं, इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी इशफाक साहब की मैं पैरों की खाक भी नहीं हूँ। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वाह सर, ये बताइएगा कि हमने आपकी ज़िंदगी से हमेशा सबक हासिल किया है, आपको देखा है और ज़िंदगी जीने का ढंग आपसे सीखा है। मैं तो ये कहूँगा, बानो आपा का आपने ज़िक्र किया, इशफाक अहमद साहब का आपने ज़िक्र किया, कितना अरसा ज़िंदगी का उनके साथ गुजारा? कमो बेश 9 साल बाबा जी इशफाक साहब के साथ और 23 साल बानो कुर्सी आपा के साथ। बानो कुर्सी आपा के साथ गुजारे। क्या यादें हैं उनकी? क्या कोई ऐसी आज भी कोई वाक़या आपके ज़हन में गूंजता हो? देखिए जी, ये वो लोग हैं कि इनका जिक्र खैर करते चले जाएं तो ये आपकी पॉडकास्ट भी छोटी पड़ जाएगी और रात भी छोटी पड़ जाएगी। ये खूबियों से भरे हुए लोग हैं जिनसे जब आप पारस होता है ना, पारस जिस तरह, जी जी, वो जिससे मस्त करता है तो उसको भी सोना बना देता है। बिल्कुल। ये लोग पारस लोग थे। आप देखें इनके ड्रामों में जिन लोगों ने काम किया वो भी स्टार बन गए। स्टार बन गए, बेशक। जिन डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस किया वो भी स्टार बन गया। जिस पीटीवी पे चले वो पीटीवी भी स्टार बन गया। ऐसे ही है। तो ये बड़े भाग वाले लोग थे। इनका एक किस्सा नहीं है, इनके इतने सारे किस्से हैं कि किताबें लिखी जा सकती है। मैं वैसे ही आपको बताता हूँ, बाबा जी इशफाक साहब की डेथ के बाद ना एक चैनल ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा यार इशफाक साहब की, मैंने उसको बताया बरसी आ रही है, तो उसने कहा अच्छा फिर हमारी एक हेल्प कर दें, आप उनके घर जाएं, बानो आपा का छोटा सा इंटरव्यू, उनके किसी एक बेटे का और उनके घर की वीडियो बना लें। उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी, मैं गाड़ी लेके चला गया वहाँ सरकारी उसकी चैनल की, और कैमराज। मैं गेट पे गया, रफ़ीक भाई हुआ करते थे, आज भी हयात है माशाल्लाह वो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बानो आपा से कहें इफ्तिखार इफ़ी है। वो मुझे कहती थी प्रोफेसर, क्योंकि मैं 2003 में ना ड्रामा पढ़ाता था पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और नॉर्वे के इश्तराक से शाकिर अली म्यूजियम लाहौर में। शाकिर अली म्यूजियम लाहौर में, बिल्कुल। तो वो मुझे उस हवाले से मुझे हमेशा प्रोफेसर कहती थी। तो वो अंदर गए, वापस उन्होंने कहा जी आपा की तबीयत ठीक। अच्छा मुझे नहीं पता कि आपा को क्या बीमारी हुई है। मैं क्योंकि अपने कामों में शायद मसरूफ होऊंगा, मैं 2-3 महीने से गया नहीं था। बाबा जी की डेथ के बाद? बाबा जी की दूसरी बरसी थी शायद, या तीसरी थी। ठीक हो गया। कमज़ोर भी काफ़ी हो गई थी उनकी डेथ के बाद, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब वहाँ खड़ा हो गया तो वो उन्होंने जब आगे इनकार किया था कि आपा यार बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कागज़ उठाया और एक रुका लिखा। मैंने लिखा बानो आपा इशफाक साहब तमाम उम्र आम आदमी का मुकदमा लड़ते रहे और ख़ुद को हमेशा आम आदमी कहलवाते थे। अगर आज आपने इस आम आदमी से मिलने से इनकार किया तो मैं आपका शुमार ख़ास लोगों में करना शुरू कर दूंगा। और मैंने नीचे साइन करके रुका भेज दिया। रफ़ीक भाई अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद
दो तीन खादमाओं ने उनको पकड़ रखा था, उनके पैर ऐसे घिसटते हुए आ रहे थे, हाय चेहरे पे नकाहत ऐसे करके उन्हें पूछा, हाँ काका दस। वो मैंने सॉरी किया, मैंने कहा पापा जी आप जाएं अंदर। अब मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा, अच्छा फिर पता ही चला कि ब्रेन हेमरेज हुआ हुआ है। ब्रेन हेमरेज हुआ हुआ है। आपने कोई ऐसा शख्स देखा है? नहीं, बानो कुर्सी अपने पीक टाइम की बात कर रहा हूँ, उनके तमाम किताबें लिख चुकी हैं, लिख चुकी हैं। राह रवां नहीं आई थी उनकी, अभी आने वाली थी, और तमाम अवार्ड्स मिल चुके थे, पूरी दुनिया घूम ली थी। पूरी दुनिया, बिल्कुल। तो एक शख्स जो मेरे ऐसा अहमक बेवकूफ, क्योंकि हम जवान होते हैं ना तो सब जज्बाती होते हैं, जज्बाती होते हैं, तो मैं भी बिल्कुल। जज्बाती आदमी था, सीधी बात है। अब ये वाला अंग आपने कभी ये देने का अंदाज, इज्जत देने का अंदाज देखा है किसी को कभी? ये लोग थे। नहीं। अगर बानो ऐसी है तो अशफाक अहमद क्या होंगे? आप अशफाक अहमद साहब के साथ जो आपकी पहली मुलाकात थी वो कहाँ हुई थी और किस तरह हुई थी? अशफाक साहब से तो पहली मुलाकात हुई थी स्क्रीन के जरिए। सही। मैं बहुत पहले, मुझे नहीं याद, शायद 94, 95, 96 है क्या, मुझे नहीं पता, नहीं इससे पहले की बात है, 90 पता नहीं। बहरहाल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बुखारी साहब का, नहीं बुखारी साहब का, उन्होंने सवाल किया अशफाक साहब से कि कोई रिग्रेट रिग्रेट, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जब मरूंगा तो अल्लाह से पूछूंगा कि तूने मुझसे पूछे बगैर मुझे क्यों पैदा किया। ये अशफाक साहब कहते हैं कि अल्लाह से पूछूंगा, अल्लाह से पूछूंगा, और मेरे से पूछे बगैर मेरे माँ बाप बना दिए, और जब मैं जीना चाहूंगा तो मुझे बुला लेगा तो उससे पूछूंगा तूने ऐसा क्यों किया। कुछ इस किस्म की बातें थी, मुझे प्रॉपर नहीं याद। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है कि हुजी गला करन डे, अल्लाह ने भी कोई पूछ सकता है। अच्छा। तो उस दिन मैंने ठान ली थी कि यार ये शख्स जब मुझे मिलेगा ना तो मैं इसका ईमान दुरुस्त करूंगा। मतलब मैं इतना बेवकूफ वो नौजवान और जोशीला था। जी। उसके बाद हमने कई उनकी किताब पढ़ी, फुलकारी के अंदर उन्होंने, उनकी पंजाबी की किताब के अंदर एक कहानी है, उसका नाम है फुमन, फुमन कहानी। हुमन कहानी। मैं उन दिनों स्ट्रगल कर रहा था बीटीवी में, तो मैंने देखा दूर से तो डी स्टूडियो के सामने क्रिटिक्स थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, और वो इनकी किताबें लाई हुई थी, और इशफाक साहब उनके ऊपर ऑटोग्राफ दे रहे थे। ऑटोग्राफ दे रहे थे। तो जब वो फारिग हो गए, जाने लगे स्टूडियो की तरफ, तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, हाथ में लगे थे, वालेकुम सलाम। सही। तो मैंने कहा जी फुमन आपका ज़ाती तजर्बा है या मुशाहिदा? ऐसे भी तो देखा। कहते बेवकूफ़ा की कम करना है। मैं कहा जी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक्टर हूँ। कहते बैठ जा। तो वो सोफे बैठ गए, मैं एक साइड टेबल पे बैठ गया। मैं कहा जी, कहते देख काका, हर बच्चा या फुमन होता है या उसको फुमन बनाने की कोशिश की जाती है। वो स्टोरी क्या थी वो हुमन के अंदर जो? अब जिन लोगों ने वो स्टोरी पढ़ रखी है वो समझ सकते हैं कि मेरा सवाल नहायत भोंडा और बेअदबी पे मुनस्सिर था, और उनका जवाब नहायत आला आला ज़र पे था। और ये क्या कि वो स्टूडियो में चले गए। जब वो चले गए तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार, मैंने तो उस गुस्से में जो इनका इंटरव्यू देखा था, मैंने इनसे सवाल तो कर दिए, यार इस बंदे ने तो गुस्सा ही नहीं किया। मुझे अच्छे लगे। जब वापस आया मैंने फिर बात की, फिर मैं उनके पीछे पड़ गया। अच्छा, पीछे पड़ने की दो वजूहत थी, एक तो बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, दूसरा मुझे लगता था कि इनसे कह के ना जीएम को कहेंगे और मुझे कोई एक्टिंग वोक्टिंग मिल जाएगी। वो तो शुक्र है खैर, उनके कहने से काम तो कोई नहीं मिला, लेकिन वो बाबा जिसको मैं ठीक करने गया था ना, उसने मेरा कोरा लट्ठा रंग दिया। वाह वाह, आपको अपने रंग में रंग लिया उन्होंने। और ये परीजाद में आपका जो करेक्टर था, कमाली का करेक्टर था, कमाली के करेक्टर की स्टोरी हमें बताइएगा ज़रा, जब आपकी वालदा ने आपको फ़ोन किया था और ये वो सारी स्टोरी। कमाली के बाद मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कब्रिस्तान के अंदर तक लोग बाज नहीं आते सेल्फियाँ लेने से। मतलब किसी के जनाजे पे गया हूँ मैं, या मैं किसी एयरपोर्ट पे हूँ या कहीं भी हूँ, वॉशरूम में गया हूँ तो पीछे आएंगे, सर जस्ट ए मिनट, सर एक मिनट। तो वो मोहब्बत करते हैं, मैं खैर किसी को इनकार कभी भी नहीं करता। मैं अक्सर कहता हूँ यार, मैंने अल्लाह से शोहरत मांगी थी, नाम मांगा था, इन्ना नहीं सी मंगया जिन्ना उन्हें देता है। सर आप
तो मैंने तो बंदा बन के मांगा था, उसने अता अपने हिसाब से लगता अपने है हिसाब से। यार दरअसल हुआ ये था, मैं आया था तुर्की से, मैं एक किताब लिख रहा था तुर्की पे, तो मैं अली को भी ले गया साथ में, बेटे को। हम तुर्की घूम के आए, तो मार्च था, तो मैं लिख रहा था, तो मुझे कॉल आती है कि जी एक ड्रामा शुरू हो रहा है परिजात, तो उसमें एक रोल है। अब मैंने नहीं पूछा क्योंकि शुरू में, तो मैंने कहा जी टाइम ही नहीं है, टाइम, अच्छा इनकार कर आपने इनकार कर इनकार दिया। कर दिया। सितंबर में दोबारा कॉल आती है जावेद अबान की, सलाम अलैकुम इफ़ी भाई कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं कहा वेला, कह रहा यार परिजात में एक रोल निकला, वो कर दें। अब मैंने इनकार करना था, मैं उसको लेता था 40, 45, 50 हज़ार रुपये पर डे। मैं कहा जी 1 लाख रुपए पर डे, कहना ठीक है। सही। आपने अब मुझे बताया कि अब इखलाकी जवाब तो रहा ही नहीं। रहा ही नहीं बिल्कुल। मैंने ईसा को लिया, टैटूर पोया में इस्लामाबाद चला ये गया। वीडियो भी आपने बनाई थी? हाँ, इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद गया तो सुबह शूट पे जाना था। मुझे नहीं पता था ड्रामे का, कि ये पता था चल रहा है, इतना नहीं पता था कि हिट है। तो सुबह सुबह मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया इस्लामाबाद से। मैंने कहा अम्मा मैं सेट पे जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। कहती केड़ा ड्रामा करन गए हैं? मैं कहा परिजात करके है कोई। कहती हाँ चंगा है, वो कराची पहुंच गया। मैंने कहा यार वाह, अगर वाह, मेरी वाह। बेबे 75 प्लस ये कह रही है कराची पहुंच गया, ड्रामा हिट है, हिट है, सुपर हिट है। मेरी बेबे कह रही है। खैर मैं गया सेट पे, रिकॉर्डिंग करवाई। रात को जब मैं आया तो फिर मैंने बैठ के उसके 4 एपिसोड देखे पहले। मैं कहा नहीं हिटेगा यार, फिर वो इस तरह से। सही। जो एक्टर्स के साथ एक हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, लेजेंड्स की कदर हमें नहीं देखने को मिलती। एक्टर्स के लिए कोई मराहत नहीं है, कोई सोसाइटीज़ नहीं है, कोई मतलब कि एक्टर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। कई एक्टर्स हम देखते हैं कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार के वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। आर्टिस्ट की कोई ग्रेजुएटी, कोई पेंशन नहीं होती, कोई तनख्वाह नहीं होती, और काम भी मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि, और गुजारिश करता हूँ अरबाब इख्तियार से, कि फ़नकारों के लिए एक कम से कम 2 काम कर दें। 2-3 काम हैं जो कर देने चाहिए। एक तो ये कि इनके लिए कोई रिहायशी स्कीम अनाउंस कर दी जाए। ये जिस जिस इलाके में रहते हैं, मतलब बड़े 4-5 बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जाएं और उनको 10 मरले का एक घर दे दें। घर दे दें। 50-60 साल की इकसात पे 40-50 हज़ार रुपये किस्त हो, जो आसानी से दे सके। क्योंकि हमारे बेटे तो कमबख्त के ऐसी किसी ना किसी तरह बड़े होके कुछ कर ही लेते हैं, हमें बेटियां बयानी होती हैं। बेटियां बयानी होती हैं। तो मैं बयान इसलिए नहीं कर सकता, हम का सीगा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शोबिज़ मेरी फैमिली है। फैमिली बिल्कुल। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने कम से कम 2 दहाइयाँ आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए काम किया, चुप करके। पीएनसीए से उनको पैसे फंड दिलवाता था, पीटीवी से दिलवाता था, मुखैर किसी को कह देना कि यार फलां का ये मसला है। आज भी कुछ थोड़ा बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं कोई इतना अमीर आदमी तो हूँ नहीं, ना ख़जाना है मेरे पास, तो इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। दूसरा कि अगर कोई मेडिकल का इनका सीन हो जाए कि कहीं से भी जाके इलाज करा सके अपना फैमिली का। तीसरा इनके बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन। ये 3 काम अगर हो जाए। इसमें म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन, इसमें सिंगर है, सिंगर है, इसके अंदर डायरेक्टर है, इसमें प्रोड्यूसर है, इसमें एक्टर है, इसमें ड्रामा राइटर है, इसमें कैमरामैन है, कैमरामैन, पूरी शोबिस फैमिली। पूरी शोबिस फैमिली जो है, उसके लिए अगर कोई मेहरबानी कर दे। देखिए बहुत बुरा लगता है कि इतना बड़ा स्टार इतना हंसाता रहा, रुलाता रहा, और एक वक्त आया वो कह रहा जी कि मेरी मदद करो। मदद करो, ऐसे ही। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब किसी पे ये वक्त आए, बड़ा खौफनाक वक्त है कि कोई शख्स कहे जी मेरी मदद करो। मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे नाम, और सवाल ये किया जाता है कि जी इफ्तिखार साहब इसलिए कमांदे ने, याशियाँ कर देने। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती, एक ड्रम भरा हुआ है और उसमें 4 टूटियां लगी हुई और चारों खुली हुई हैं, तो कितनी देर भरया रहेगा? बिल्कुल। अब एक आर्टिस्ट जो भी कमा रहा है अपने पीक टाइम में, मैंने अमान साहब की डेट 2.5 लाख रुपए की 80s में बिकती देखी हुई है। हाँ, हाउस फुल जाता था 80s में लास्ट डेट, हालांकि मैं उसे शोबिज़ में नहीं था। मैंने इस तरह बब्बू बराल साहब और इन लोगों का सारा पीक टाइम देखा है। मसला ये है, पहले एक बात समझ लीजिए कि आपको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए
या आपकी तनख्वाह बंद कर दी जाए या आपकी दुकान ही बंद करा दी जाए, तो आपकी जमा जोड़ कितने अरसे चलेगी? कितने अरसे चलेगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी एक ना अब आर्टिस्ट को, अब वैसे एक मिसाल देता हूँ, हमारे बहुत बड़ा नाम सुहेल असगर साहब, सुहेल असगर साहब, मैंने बेवकूफ़ी की थी, मैंने इनको कहा था आप कराची जाइए, आप इतना बड़ा नाम है, 13 साल तकरीबन मारा है, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। मुझे बताइए 13 ड्रामा में भी देखा आपने 13 साल में? नहीं गिन सकते, 13 ड्रामे नहीं गिनवा सकते। अब अगर हम ये मान लें कि वो 13 ड्रामों में आए थे और हर ड्रामे का 50 लाख लिया था, तो 50 लाख रुपए में साल नहीं गुजरता। साल नहीं, 12 तिया 36, 12 चौक 48, वो भाईजान इससे ज्यादा खर्चा होता है हमारा। हाँ। तो कोई भी जब आर्टिस्टों की मदद करना चाहता है, पहले ये देख ले कि आर्टिस्ट कमाते क्या हैं। कमाते हमारा मतलब लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आम शिफ्ट है हमारा, मतलब वो एक पर डे हम काम करते हैं एक्टर। थिएटर के से भी ज्यादा पैसे लेते हैं जो मशहूर है। अब होता ये है कि क्योंकि वो सारे पैसे हम खर्च नहीं रहे होते, कोई ऐश नहीं कर रहा होता, आप आ गए, अरे भाजी ताड़ी मेहरबानी, बेटी का ब्याह है, चुप करके आएंगे। मैंने अमान साहब को बांटते देखा, मैंने बब्बू साहब को बांटते देखा, मैंने शौकी खान साहब को बांटते देखा, मैंने सुहेल अहमद साहब को मैं अब देखता हूँ, मुझे पता है सुहेल साहब कितनी मदद करते हैं, लेकिन कितनी कर सकते हैं यार, वो खजाना तो नहीं है उनके पास। बिल्कुल, अमान साहब को मैंने भी देखा हुआ है कि उनके साथ ना शागिर्द काफी ज्यादा होते हैं, लोग काफी ज्यादा होते हैं, वो घर जेब खाली करके ही जाते थे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अमान साहब ने अगर 1 करोड़ रुपया कमाया था 1 साल में, तो वो वंड देता सारा। तो इसलिए किसी भी मतलब अमान साहब जैसा शरीफ आदमी और एक खूबसूरत आदमी और एक दिल का सोने का, बाबा जी इशफाक से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे अमानुल्लाह से, पता है आपको? जी उनके फेवरेट एक्टरों में से थे अमान साहब, और ख़ास खुसूसी मोहब्बत फरमाया करते थे, जिस तरह वो डाउन टू अर्थ थे, जो उनका वो था। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि पता कहीं शोबिज़ 2 4 5 अगर कोई वीडियोस आपके सामने को किसी की आती हैं तो मैं उसकी बात नहीं करता, सारे तो बड़े अच्छे, मतलब कबीर खान साहब को आप देखें, कितना बड़ा आर्टिस्ट, फिरदौस जमाल, क्या अजीम शख्सियत, आबिद अली साहब, मतलब आप गिनते चले जाएं। बिल्कुल, महमूद असलम साहब, क्या तरादार आदमी है यार। तो ये वो सारे लोग हैं। महमूद भाई को काम मिल रहा है आज तक, वो खुश हैं। और आप देखें उनको, मैं किसी सीरियल में देखता भी रहता हूँ, मुझे खुशी होती है यार मोदी भाई को काम मिल रहा है। अब कबीर खान साहब के अलावा कोई खुशकिस्मत और मोदी भाई के अलावा नहीं है जो तसलसल से काम कर रहा है। राशिद महमूद साहब पिछले दिनों, हाँ देखें, बिजली के बिल की वजह से वो क्या बड़ा आर्टिस्ट है, बड़ा आर्टिस्ट आदमी है वो। लगारी साहब ने उसकी दुकान कर ली फर्नीचर की। यार ना करें, खुदा का वास्ता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी गिनती और कतार शुमार में नहीं हूँ, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे। अच्छा फिर देखें, ये तो होगी ना मशहूर लोगों की बात, फिर वो हैं जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जिनकी वो ना हो तो ड्रामा ना चले या फिल्म ना बने, वो कितने ने बेचारे। फिर जब से आपकी फिल्म खत्म हुई तो सुल्तान राय और 4-5 बड़े आर्टिस्टों के अलावा बाकी नीचे कोई नहीं था। सारे थे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, लेकिन कास्ट ही नहीं किया गया। पता नहीं कहाँ है, कुछ मर गए, कुछ जिंदा हैं, आए इनके पुरसाने हाल बनते हैं। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, और फ्री नहीं मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी 60 साल की किस्तें कर दें। मुझे ये साहब, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ आज़ाद हुए, दोनों ने एक साथ तरक्की की मंजिलें तय करना शुरू की। हमारा भी वही, उनका भी वही हाल था जो हमारा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर गई, वो सुपरस्टार बन गए, हम पीछे रह गए हैं। क्या वजह है कि हमें काम आता नहीं है या हमारी नीयत नहीं ठीक? देखिए जी, जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मौजूद थे जो लाहौर, क्योंकि लाहौर बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ काम कर रहे थे। सही। और एक वक्त वो भी था कि गाने तो आज भी हमारे उधर भी होते हैं, हम भी कॉपी करते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी फिल्मों की कॉपीज वहाँ हुई, बड़ी बड़ी आला दर्जे की फिल्म थी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझ जैसे जब लिखने वाले आ जाएंगे या मुझ जैसे डायरेक्टर्स आ जाएंगे तो यही हाल होना था। नहीं ये तो, हाँ नहीं, नायल के हाथ में आएगी तो यही होगा सर। दूसरी बात यह है कि हमने
मैं बड़ा हैरान होता था उस वक्त, क्योंकि मैं शोबिस में तो नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सुल्तान रईस साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, हुमायूं कुरैशी साहब की फिल्मों की टिकटें लेने के लिए ना हमारे कपड़े फट जाया करते थे। उसके बाद हम ख़वातीन से गुजारिश करते थे, आंटी 2 टिकटें साड़ियाँ, 4 टिकटें, टांगे भर भर के औरतों के आते थे सर। ऐसे ही। अब पता नहीं क्या हुआ, लोग मसरूफ़ हो गए हैं या वीसीआर आ गया, वीसीआर ने मुतासिर किया था। उसके बाद फिर वो ये जो हमारा मोबाइल हमारे हाथ में आ गया। तो सिनेमा का जो बुरा हाल पाकिस्तान में हुआ है, इंडिया में भी बुरा हुआ है, लेकिन बहुत बुरा नहीं बहुत हुआ। बुरा नहीं हुआ। क्योंकि कहाँ हमारे पास आज 130 या 150 स्क्रीन है, उनके पास 27,000 कितनी स्क्रीन है। फ़र्क भी तो देखें ना, फर्क एक भी साइज़ का भी फ़र्क है। फिर वो फिल्म के शौकीन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन अब क्योंकि 1,500 रुपये की, 1,000 रुपये की अगर टिकट आप कर देंगे तो एक आदमी कैसे, मतलब। तो मेरा ख्याल है कि फिल्म के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह अभी काम कर रहा है वो नबील कुरैशी, नबील कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वेरी नाइस। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि नबील के ऊपर फिजा और नबील हमारी इंडस्ट्री को कहीं लेकर कहीं जाएंगे। निकले। तो ऐसे नए बच्चे, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, फंड देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अरबों रुपए देने को, तो साल दियाँ 8-8 फिल्में बनाओ, अपनी टीम रखो अगे, इनू तुसी हेड करो और फिल्में बनाएं आप। क्योंकि फिल्म और थिएटर और ड्रामा और रेडियो और ये जो क्या कहते हैं, जितने भी फ़नून हैं, सर कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट के पास पहले ही ख़जानों में हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब वैसे ही मर रहा है, दूसरी तरफ फिल्म की तरफ इतना पैसा कैसे गवर्नमेंट लगाए, कहाँ से लगाए? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी एक फिल्म बनी मौला जट, मौला जट बनी, लेजेंड्स ऑफ मौला जट। मैं ओस्लो में था, तो मुझे मेरा मेज़बान ना कोई 2-3 किलोमीटर, हम पैदल घूम रहे थे। मैं मतलब भागता नहीं, 30-30 किलोमीटर में पैदल चलता हूँ, किसी मुल्क में भी जाता हूँ। तो ओस्लो में करते करते हम एक जगह पे आए, कह रहा है भाई ये ज़रा देखे। मैंने देखा, मैं कहा यार आप इतनी दूर चला के मुझे लेकर आए, या है क्या? है क्या? कहता है ये सिनेमा है। वो मैं, मेरे पास है, मैं तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ। और पत्नी उसने नाम बताया फला, मैं कहा अच्छा अच्छा, यहाँ फला लगी थी, टाइटैनिक लगी थी। कहता मैं आपको मजे का बताऊँ, 37 साल पहले यहाँ पाकिस्तानी फिल्म लगी थी। कह रहा मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ये पता है 37 साल पहले 37 साल पाकिस्तान की कोई फिल्म लगी फिल्म थी। लगी थी। इंडिया की हर हफ्ते लगती है और वो 2 हफ्ते बाद उतर जाती है। कहता है मौला जट जो है वो लगी हुई है आज पता नहीं कितने, 1.5 महीना या कितना हो गया है। वो जो अभी जो हाँ, ये वाली लेजेंड्स ऑफ मौला जट। मैं जब अंदर गया तो वो मैंने कहा अच्छा। मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि नॉर्वे यार 50 लाख की आबादी है, पाकिस्तानी वहाँ होंगे तो शायद 14,000 होंगे, इंडियन 14 से डबल होंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर लोग आके देख रहे हैं। तो हमें फिल्म बनानी पड़ेगी, हमें प्राइवेट प्रोड्यूसर को भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें हुकूमत को, सबसे बड़ी बात हुकूमत को बहुत सपोर्ट करनी पड़ेगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो यकीनन देखें जितने फ़नून लतीफ़ा है ना, ये नरमी पैदा करते हैं मिजाज के अंदर। बिल्कुल, ये सख्ती नहीं है, हाँ, सख्ती नहीं है इनमें। तो अगर जिस सख्ती का हम बार बार जिक्र करते हैं उसको हमने कम करना है ना, तो हमें एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, बाबा जी इशफाक साहब एक बड़ी कमाल बात करते थे, जो आपने भी की कि पैसे नहीं है। बाबा जी कहते थे जो सरबराह आता है वो आके ना मईशत ठीक करनी शुरू कर देता है, जबकि ज़रूरत मुआशरत ठीक करने की है। जब मुआशरा ठीक कर लेंगे, अखलाकियात ठीक कर लेंगे, लोग जुड़ जाएंगे और पूरा मुआशरा फिर ऊपर की तरफ तरक्की करेगा। आपने अपने पर्सनल टाइम में यूट्यूब चैनल बनाया अपना, और वॉक करते हुए आप ज़िंदगी जीने का ढंग सिखा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि माफ़ करो, लोगों को लेसन दे रहे हैं। ये इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? शोबिज़ में तो आप थे ही, मशहूर भी थे, ड्रामों में भी काम कर रहे थे, लिख भी रहे थे, पैसे वगैरह तो आ रहे थे, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, ये बेड़ा उठाने की? यार दरअसल मैंने जो सोशल मीडिया इसलिए नहीं अपनाया था कि कल को मैं पैसे कमाऊंगा यहाँ से। जब कोरोना आया ना 20 में, तो लॉकडाउन लग गया और हम तमाम दोस्त बातें किया करते थे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो यही लगता सी 2 मिनट बाद सानू कोरोना हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोरोना, अखबारों में कोरोना, टीवी पे कोरोना, घरों में डिस्कशन कोरोना,
उत्थे पुलिस आ गई, उत्थे फिर मर गए उन्हें जरा, वो पता नहीं क्या खौफ फैला हुआ था। ये वो वक्त था जब हम 15-20 दिन के बाद निकलते थे शॉपिंग की, और सामान ला के ना आटा उटा सबको हाँ। धूप में रख देते थे, और फिर 4-5 दिन को फिर जाके नहाना, वो अजीब काम हुआ हुआ था। मैंने कहा यार मर तो जाना है, इनको डिप्रेशन से तो निकाले, तो खौफ से ना मर जाए। मैंने क्या किया कि जब मई में शायद था रमज़ान, पहला रोज़ा आया, तो मैंने, मेरी शुरू से आदत है इफ्तारी सहरी से पहले वॉक करता हूँ। मैंने असर की नमाज के बाद एक बार खुला हुआ था इलामा इकबाल टाउन का, अब क्योंकि उसका दरवाज़ा ही नहीं है तो इसलिए खुला हुआ था, बाकी तो सारे बंद थे, लॉकडाउन था। मैं वहाँ गया, मैंने कैमरा सीधा किया और बानो आपा की एक कोटेशन सुनाई और डाल दी। ईशा के बाद मुझे एक दोस्त की कॉल आई, जब मैंने देखा तो पता नहीं 16,000 या पता नहीं कितने के में थे। वीडियो निकल गई। मैंने कहा अच्छा हो गया, लोगों ने देखा। अगले दिन फिर कोई बात, फिर अगले दिन कोई बात, जिसमें ना मैं कोरोना की बात करता हूँ और मुस्कुरा के बात करता हूँ, और मैंने वो भी नहीं लगा रखा मास्क नहीं लगा। मैं कहा इत्थों तो कड्डो यार, हर बंदा कोरोना कोरोना कोरोना। जब ईद आई ना, तो ईद तक मेरा, क्योंकि मेरे 37,000 फॉलोवर थे पेज पे, इस पे फेसबुक पेज पे, और यूट्यूब पे 125 सब्सक्राइबर थे। पुरानी फेसबुक बनी हुई थी मेरी, यूट्यूब। मैंने ऐलान किया, अच्छा वो चली गई, 80,000 को हो गए फॉलोवर फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने डाला ही नहीं था। और एक आधी वीडियो ना 1 मिलियन क्रॉस कर गई। सही, लोग पहचानने भी लग गए, और ਤੁਹਾਡਾ वीडियो देखा। मैंने ईद वाले दिन कहा जी कि आज के बाद इजाज़त दीजिए और अगले साल फिर हाजिर हूँगा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, बढ़ा। मैंने शुरू कर दिए। वो आपने कहा यार, आप जैसे किसी ने यूट्यूब पे डाला कर, मैंने डाल दिया। उसने कहा थंबनेल ला दे, मैंने बना दिया। उसने कहा टैग कर, मैंने करना शुरू कर दिया। अब ये वो वक्त था कि शोबिस से मुझे काम मिले हुए 2.5 साल हो गए थे, 3 साल। और कमाली अभी नहीं हुआ था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो काम नहीं था मेरे पास। तब वो जमा पूंजी खा रहा था, एक प्लाट बेचा, अभी दूसरा प्लाट बेचा, वो बल्कि 20-22 लाख रुपए मेरे पे उधार भी हो गया था। अच्छा, वो किस वजह से? वो तो काम जब नहीं मिलेगा एक आर्टिस्ट को, नागन के पैसों से जो प्लाट लिए थे वो फिर बेचना शुरू हो गया, क्या करता। बिल्कुल। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बिल्कुल नको नक हो गया ना उधार लेके भी, और मैं सोच रहा हूँ और उधार नहीं लेना, तो मेरा एक प्लाट मैंने बेच के एक बंदे के 22 लाख पहले दे कर आया। उसके घर भाईजान ये बड़ी मेहरबानी, आपकी शुक्रिया। बाकी जो बच्चे वो खर्चने शुरू कर दिए, तो पैसे खत्म हो गए। अब वो फरीजात में कर चुका था, और 15,000 पे मेरा यूट्यूब चैनल आ गया था। मुझे फिर लोगों ने बताया कि पैसे देता है। अच्छा चलो, फिर मेरे दिन में जरूर आया भी कि यार अल्लाह करे मुझे दे दे, तो मैं नहीं कर सकता कि मेरी मदद करे, क्या करूंगा, खुददारी। और इसके अलावा मुझे काम भी कोई नहीं आता, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने परिजात का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे ड्यूरिंग द शूटिंग, लेकिन वो उस वक्त थे जब उसकी दाढ़ी थी। तो जब तक वो अमीर नहीं हो जाएगा मैं उसको, वो 8 महीने से पड़े हुए थे। वो जैसी एपिसोड ऑनर गई है मैं बात था, जब मैंने डाला है शाम को, तो मेरे थे 15,000 सब्सक्राइबर थे। मैं रात को 9 बजे मेरे बेटे ने आकर उन्होंने कहा बाबा ये देखें 80,000 सब्सक्राइबर हो गए, और को 250-300 लोगों ने देख लिया, 2.5-3 लाख लोगों ने देख लिया। हम आगे नागली बैठ गए रात को, सुबह को फजर के जब हम उठे तो वो 1.6 मिलियन पे था। अहमद अली अकबर वाला इंटरव्यू जो जब उसकी दाढ़ी थी, 1 लाख क्रॉस कर गया मेरा सब्सक्राइबर। वाह, रातों रात। वो फिर इसके बाद फिर 2-3 जंप लगे, तो वो जब पैसे इकट्ठे हुए तो मैं क्या कढ़ाने की, मैंने फिर आप जैसे किसी ने बताया इंज करो, फरा करो, पिन आई फला, वो डालिया तो पैसे आ गए। मैं क्या वाह रब्बा, जेड़ा कम मैं नेकी दी नीयत ना शुरू किया सी उन्हें ही मेरा रोजगार बनाता। फिर मैंने शोभी अस्सलाम वालेकुम बड़ा लिख लिया, बड़ी एक्टिंग कर ली। अब मैं दुनिया एक्सप्लोर करता हूँ, अपनी मर्जी का कंटेंट बनाता हूँ। मैं अपना मालक आप ही हाँ, कंटेंट राइटर भी आप ही हाँ, प्रोड्यूसर भी आप ही हाँ, खाने वाला भी आप ही हाँ। और सबसे अच्छी बात यह कि 21 तारीख को मेल आती है कि पंजाबी में इसका तर्जुमा बनता है कि जनाब आली इज्जत माप आली मरतबत इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब, ताड़ी मेहनत का 1-1 रुपया
ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। शोबिज़ में ये है कि हकदार को उसका हक इसी तरह दिया जाए जैसे यूट्यूब दे रहा है। मुझे तो कभी ज़िंदगी में वक्त पे ऐसे नहीं मिले, वक्त पे पैसे नहीं मिले। शोबिज़ वो इदारा है जहाँ पर मजबूरी रिक्वेस्ट करके काम मिलता है और मजबूरी बता के पैसे मिलते हैं। शोबिज़ को आपने जब खैराबाद कह दिया, उसका आपको रीज़न क्या थी शोबिज़ को खैराबाद करने की? ये तो आपने बता दिया कि आपका यूट्यूब था। नहीं, जब मुझे काम ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करता, मतलब अभी तक नहीं दिया, कमाली के बाद भी नहीं दिया? नहीं दिया। आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा वाक़या जो आज आप हमें सुनाएं और आपको तन्हाइयों में वो पल याद आता हो? यार तन्हाइयों में तो कभी कभी जो याद आता है वो अपने गुनाह याद आते हैं, और गुनाह जो है वो पॉडकास्ट में बयान नहीं किए जा सकते। सही। नहीं यार, बस माफ़ी, हम सारे दरअसल इंसान है ना, और बशर है, बशरी तकाज़ा है, तो गुनाह तो करेंगे। तो वो जो नॉर्मली राइज गुनाह जो आपने भी कर रखे मैंने भी कर रखे। नहीं, कोई ऐसा वाक़या जो स्ट्रगल पीरियड का या फेम मिलने के बाद का कोई ऐसा फ़ैन मिला हो आपको जिसने आपको परेशान कर दिया हो? फैंस बड़े बड़े मिलते हैं, और अब तो इतने, मतलब मैं एक किताब लिख सकता हूँ फैंस या मेरे फैंस। बड़ी कहानी है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी पिछले साल 22 और 23 की जो दरमियानी रात थी, मैं मस्जिद नबवी में था, मैं और मेरी बीवी। अब हमारा तरीक़ेकार ये था, अली साहब था बड़ा बेटा, फजर की नमाज़ पढ़ के ना हम मस्जिद गमामा के आगे बैठ जाते थे, तो कबूतर उड़ते हैं, फिर वही रोज़ा रसूल पे चले जाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, फिर वापस आते हैं। तो वो मैं नज़ारा देखता था और सूरज निकलता था फिर गुंबद खजरा के पीछे, तो मैं अली जाके सो जाता था। तो मैं और मेरी बीवी बैठे हुए। अच्छा, मैं उन लम्हात को इसलिए भी कैप्चर करना चाह रहा था कि यार ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी इतनी औकात हुई है कि मैं अपनी बीवी को लेके आका के दर पे बैठा हूँ। तो मैं उन लम्हों को ना जीना चाह रहा था, कैद करना चाह रहा था। वो कहा तो नहीं, मैं चाह रहा था ये भी अपने आँखों में सोचों में बसा ले, ये वाले मनाजिर, जब वो सुहागन है और सामने आका का दर है। तो मैं रोज़ वहाँ बैठ जाता था। अब वहाँ एक ताता बंदा रहता था, ख़वातीन आ गई, तस्वीर, बंदे आ गए, वो मैं उससे घबराता नहीं हूँ, बल्कि इतने सारे लोगों का मिलना बड़ा अच्छा लगता है, जिस तरह से वो बयान करते हैं, वो इंज हो गया, फला आज कोई चीख मार देता, कुछ कर रहा था, इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी लोग जा चुके थे, थोड़ा सा उजाला हो चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि इधर कोई खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा, मतलब राइट या लेफ्ट पे ना, तो मैंने ऐसे देखा तो एक नौजवान खड़ा हुआ था। अच्छा, ये वो वक्त था कि मदीना में बड़ी सर्दी थी, मैंने 2 स्वेटर पहने हुए थे और तुसाली हुआ था, बारिशें हो रही थी। तो मैंने ऐसे देखा तो उसने मुझे देखा, सलाम किया, मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा अच्छा, मेरी बीवी बैठी तो करीब नहीं आ रहा। नौजवान था, कोई 20-21 साल का, और उसने स्वेटर पहना और उसने भी चादर ली हुई। कहता है इफ्तिखार भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरे सामने खड़े हैं। अच्छा, मैं कहा नहीं यकीन कर ला यार, या तस्वीर बनाई। कहता एक मिनट मैंने गल करन दे। मैं कह रहा मैं अभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआ करके आ रहा हूँ फजर के वक्त, क्योंकि थोड़े टाइम वक्त कि मेरी आपसे मुलाकात हो जाए, मैं आपकी रोज़ वीडियो देख रहा हूँ। मैंने बल्कि उसको हंस के कहा, मैं कोई दुआ बदल है, मैं तो अपना नंबर देता है, मैं जिस मुल्क में जाता हूँ अपना नंबर लिख देता हूँ, जिस अल्लाह के बंदे ने आ रहा है बिस्मिल्लाह, आए तस्वीरें बनाए, जब भी डाले। मैं कहा तुम मुझे कॉल कर लेता। कहता जी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा चल तस्वीर बनाइए। कहता नहीं सर, तस्वीर नहीं बनानी, मुझे गले लगा लें। मैंने गले लाया, बच्चियां मगर रोया, मैं फिर उन्होंने हटाया नहीं, काफ़ी देर तक रोंदा रहा। रोन तो बाद आप ही पीछे होया, हाथ चुमिया तो मेरी तरफ देखा, चला गया। आपका एहसान है। मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले भी बताया कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, और वो ये वाकई ये हकीकत बात है कि आपकी शोबिस का काम एक तरफ, आपकी सॉफ्टनेस, आपकी हम्बलनेस एक तरफ, जो आपने यूट्यूब पे बेड़ा उठाया ना, इसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां आसान की। अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्कियां दे। ये बताएं सर कि शोबिस में रहते हुए
क्या कभी ऐसा दिन आया कि आपने ये समझा हो कि यार अब मैंने ये काम छोड़ देना, आपने अपनी औलाद की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने बीवी बच्चों की तरफ देख के कहा हो कि मैं इनको इससे बेहतर ज़िंदगी दे सकता हूँ, मैं अब ये शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ दूँ? देखिए जी, एक जब मैं जवान था और स्ट्रगल कर रहा था और बाल भी पूरे थे, ये मैं पहली दफ़ा डिस्कस करने लगा हूँ। और ये अल्लाह माफ़ करे, कोई शिकायत नहीं है। वो अभी एक बच्चा मिला था जो कह रहा था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, जी आपका जी कोई जी। जानने वाला, वो भी सुन लेगा और भी सुन लेंगे जो टीवी देखते हैं और बनना चाहते हैं। बनने को तो भाई आप जो मर्जी बने, मैं तो हाथ जोड़ के अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। सलीम ताहिर साहब का एक ड्रामा था, देखिए मैं ड्रामे का नाम हमेशा भूल जाता हूँ, रंजिश। रंजिश। हम उन दिनों छोटे छोटे रोल करते थे, कभी जाविया में बैठ गए इशफाक साहब के साथ, कभी वो छोटे छोटे रोल छोटे होते थे, 300 रुपए का चेक, 500 रुपए का चेक, कोई बड़ा रोल नहीं मिला था। मुझे एक अजदी कहानी की थी, शायद मैंने स्ट्रगल ही कर रहे थे, बस जलील ही हो रहे थे। रोज ख्वाब देखते थे, रोज टूट जाता था, रोज ख्वाब देखते थे, बाहर खड़े रहते थे, पीटीवी के अंदर कोई नहीं जाने देता जाने था। देता था। 2-2 महीने बाहर खड़े रहते थे, नाम ही नहीं होता था लिस्ट में। प्रोड्यूसर सरकार के दिल में रहम आएगा रहम आएगा तो वो नाम लिखेंगे तो फिर हम अंदर जाएंगे। खैर, मुझे सलीम ताहिर साहब आए, हम डी स्टूडियो बैठे थे, कह रहे इधर आओ, बड़े नफीस, अभी वो माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आप पूछ सकते हैं सारे। पास में इफ्तिखार में गया कि ना, नहीं, मुझे कहते इधर आओ, मैं आया, कहते क्या नाम है आपका, मैंने कहा इफ्तिखार इफ्ती। इफ्तिखार बड़े संजीदा और बड़े आला शायर हैं। कहते थोड़ी देर बाद मेरे कमरे च आओ। अच्छा। ये कह के चले गए। सब कह रहे ओए, बाकी आर्टिस्ट जो स्ट्रगलर थे, ओए तेरा कम बन गया, कम बन मैं गया। अंदर चला गया। जब मैं गया हूँ तो मुझे बिठाया, बिठा के सारा पूछा, मैंने बताया कि ऐसे मैंने थिएटर किया हुआ और डिप्लोमा किया, रफ़ी थिएटर के साथ काम किया। अब जवानी का टाइम था तो बाल पूरे थे, जज्बा था, खूबसूरती थी। उन्होंने कहा फला स्क्रिप्ट दो, दिया तो उसने कहा करैक्टर पढ़, मैंने पढ़ा, बोले रिहर्सल करनी है और मैं तुम्हें रंजिश के हीरो के लिए साइन कर रहा हूँ, ओए होए। और तुम्हारे साथ जो हीरोइन है उसका नाम है निर्मा। अब निर्मा भी फिल्मों में नहीं आई थी, रंजिश में आई थी। मैं तो पागल हो गया कि वो इफ्तिखार हीरो बन गया। वो कहता माँ मैं पास हो माँ गया। मैं पास हो गया। अब जी बड़े खुश हुए। अच्छा, उन दिनों हमारा स्टाइल होता था, भावे एक लाइन भी हो गई ना तो पूरा स्क्रिप्ट टाइम बढ़ोड़ के ना अभी फ्री जा रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाना कि मैं कास्ट हो गया। कास्ट हो गया। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से आया, घर आया, 4 दिन रिहर्सल करता रहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। 5वें दिन मुझे उन्होंने बुलाया, मैं गया, मैं जाके बैठा और बड़ा एक्साइटेड ऐसे करके, जी सर। उन दिनों राना शेख, वो भी माशाल्लाह हयात हैं, चेयरमैन पीटीवी थी, उन्होंने किसी की सिफारिश की, उन्होंने सब बताया, उन्होंने कहा जी, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग समझ जाएंगे जिन्होंने रंजिश देखा हुआ। रंजिश देखा भाई। उन्होंने कहा इफ्तिखार साहब तुसी ये रोल नहीं कर सकते, मैं प्रेशराइज हो गया, मेरी नौकरी का मसला है, मुझे निकाल दिया गया। जब निकाला मैं वहां से रोता हुआ निकला, शीशे वाले गेट से बाहर जा रहा हूं तो महमूद असलम साहब है ना, मोदी भाई, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सही, मैं थले जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दराग कितने चला है? मैं रो रहा था, कहते तू रो, अच्छा मैं फूट फूट के रो पड़ा, क्योंकि शायद उस वक्त मैं सहारा ढूंढ रहा था। किया है सलीम ताहिर ने कास्ट किया था, फला फला, और ने निर्मा के साथ मुझे कट कर दिया, कुछ सिफारिश आ गई, राना शेख जब भी पागल है सर। उन्हीं सीढ़ियों पे हम खड़े रहे, महमूद असलम साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मोदी भाई हयात है और ज़िंदा रहें, मेरा ख्याल है को 1.5-2 घंटे समझाते रहे मुझे। मैं कहा नहीं मैं छड़ता, ना नहीं छड़ना नहीं, दौड़ी ना, मैं तेनों कह रहा तेरा टैलेंट तेनों के ले आएगा। आपने जिसने मेरा रास्ता रोका था, क्या आप मेरा रास्ता रोक सके? नहीं। मुझे 56 साल का मैं जरूर हो गया, मैं मुड़िया नहीं, मैं हरिया नहीं। और शायद वो ड्रामा देख के
मुझे काम मिलता, मैं हीरो बन जाता, लेकिन मैं राइटर ना बनता फिर। राइटर ना बनता, बिल्कुल। तो कभी भी जो आपके ऊपर बुरा वक्त आता है वो नवीद होता है अच्छे वक्त की। अच्छे वक्त। खुदा की कसम, मैंने पहली दफा सुना है, मैं कभी नहीं सुना था। और मुझे कोई खौफ शौफ नहीं है, मैं किसी पार्टी से, किसी बंदे से मैं किसी से खौफ नहीं खाता। मुझे खौफ सिर्फ ये आता है कि किसी की दिल आजारी ना हो जाए। दिल आजारी ना हो। तो भाई देख ले, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं दुनिया में कहीं भी है। चला जाऊं ऐसी मोहब्बत मिलती है। ओवरसीज इतना प्यार करते हैं, कुछ मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरा बेटा मुझे बाद में लिखता है, बाबा ये जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, आपने वीडियो डाली है, पोर्शे है, ये BMW है, ये फला है, ये रोज राइज है। अच्छा, तो भाई महंगी है क्यों? मेरे कोल ते भाई 8 मॉडल गड्डी ये मैं उससे राजी है। इफ्तिखार इफ़ी को कभी मोहब्बत हुई किसी से? यार इसका मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ हमेशा, और बड़ा जामे है वो। इंडिया का एक गाना है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। सबकी कहानियां होती हैं, और मेरा ख्याल है बयान इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पर्दापोशी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको वैसी तशफ़ी हो जाएगी, मैं सुना देता हूँ कि मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश। मुझे अब तक है याद वो दिले नाकाम की कोशिश, तुझे तकने के लिए बेवजह छत की मुडेरों से, पड़ोसी के किसी बच्चे से लंबी दास्तां सुनना। लंबी दास्तां सुनना। आय हाय। मुझे है याद तेरे घर के दरवाजे के ऐन सामने, बंद जूतों के तस्मे खोलना, फिर बांधना, अध खुली खिड़की की जानिब देखना। मुझे ये भी है याद बिना दीवार की परछत्ती पे चढ़ जाना तेरा, वाह। दुपट्टे को सुपुर्दे हवा करना, कभी जुल्फी, कभी सुलझी हुई जुल्फों को सुलझाना तेरा। मुझे सब कुछ है याद, मगर अब सोचता हूँ याद ला हासिल से क्या हासिल। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में चलते हैं, जहाँ पे आस पलती है, जहाँ पे दीप जलते हैं, जहाँ एक घोंसले में चिड़िया ने बच्चे दिए हैं। 5 बच्चे गबदे से चोंचे लड़ाते फड़फड़ाते शोर करते हैं। उन्हें परवाज को कुछ वक्त बाकी है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। चलो फिर से हकीकत की उसी दुनिया में उसी चलते हैं। दुनिया में। हुण तानू समझ आ गई होगी। सर आखिरी सवाल आपसे ये बताएं कि वालदा के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था, और एक दुआ तो नहीं होती माँ की, कोई एक बात जो इफ्तिखार इफ़ी अपनी वालदा की गोद में सर रख के और बालों पे हाथ फेरते हुए माँ करती थी, कि वो एक कोई बात याद हो आपको, वो सुना दें। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुझे अपने माँ बाप में मेरे बाप के कद के मुकाबले में माँ बहुत छोटी लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों याद हैं, और मेरी अम्मा बड़ी कमाल की खातून है, बड़ा प्यार करती हैं। वो दरअसल मैंने बताया था, मैं फिर बताया तो वो सैयद नवाब बदरुद्दीन नवाब ऑफ भोपाल की बेटी है। तो उसको पंजाबी माँ मैंने बनाया है। सही। और जफ़ी पान वाली, मत्थे चुमन वाली, मुझे अरसा लगा, 40 साल लग गए, 45 साल। अब वो एक प्योर पंजाबन माँ है। नहीं तो वो तो दूर बैठो और फला अदब से बैठना है, और ये क्यों कर रहे हो, और मुंह खोल के खाना क्यों खा रहे हो, चाय मिलानी है तो वो टक टक की आवाज़ ना, मतलब चीनी वो वाले। मेरी माँ बड़ी लिटरेरी खातून है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो मेरा बाप है ना, वो बड़ा कमाल का आदमी है। दाता के मेले पे लेके जाना, अब्बा जी ने लोयर माल के ऊपर झंडियाँ लगती थी, वो मैंने कहना साइकिल पे चढ़ के मुझे कंधे पे उठाना है, तोड़ ले। फिर 23 मार्च को भुट्टो साहब की परेड होती थी, वो देखनी। मेरा ख्याल है कि जो दुआ है ना, वो जो मेरे अम्मा तो यही कहती हैं, सलामत सदा सलामत सदा सलामत रहो। मज़ा मुझे अम्मा की गोद में इतना नहीं आता जितना जो वो थप्पड़ मारती है ना, बड़ाम धड़ाम, और मेरे बेटे जवान कह के लगा रहे होते हैं, आप बाबा को पड़ गई। वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। मैं अम्मा को झेड़ने के लिए जान के कहता हूँ, हाँ जी पैसे तो नहीं चाहिए थे? हाय हाय। मुझसे ले ले, इतने लेने हैं। ये सेम स्टोरी मेरी है। मैं छेड़ता रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ, मैं क्योंकि अब्बा जी ना
अम्मा को, क्योंकि अब्बा बोल नहीं सकते, उनको फालिज हो चुका है, तो अब्बा उनको कभी सर्रो कहते थे, कभी सर्रे कहते थे। तो मैं आज अब्बा की ड्यूटी करता हूँ। हाँ सर्रे, क्या हाल है? सर्रे क्या? सरवर नाम है अम्मा का ना, हाँ। सरवर जहाँ। सर्रो, डार्लिंग, बेबे, अम्मा, कुछ भी कह देना मैंने। वाह। तो उनसे मेरी यही है, क्या यूँ कहूँगा कि अच्छा वो मेरी बात सुने, वो गरीबों के लिए मेरे पास पैसे हैं, दादान थप्पड़ पड़ता है, बच्चे हंसते हैं। बच्चे और मैं जान के ये करता हूँ, मेरी माँ को एहसास रहे कि ये जो है ना इफ्तिखार इफ़ी कोई तोप चीज़ तो क्या होते हैं, माँ बाप के आगे तो कोई कुछ होता भी कोई नहीं है। नहीं। अब्बा जो है ना वो दुआ देते हैं, वो कहते हैं कि तेरी मशक भरी रहे। अभी कुछ दिन पहले अब्बा के पास, क्योंकि बोलते हैं तो लुकनत है, समझ नहीं आती। मैं कहा अब्बा जी मेरे लिए दुआ करनी है आपने। तो एक हाथ ऊपर करके उन्होंने, वो कहते हैं तेरी मशक भरी रहे। मशक भरी रहे। तो मैंने कहा अब्बा जी आप मेरे लिए दुआ करते हैं? तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ दोबारा। तो मैंने कहा अब्बा जी क्या कहा? फिर दोबारा बोले। जब तीसरी दफा मैंने कहा ना, तो कह रहे, फिर मुझे समझ आई, चीखें। फिर कहते हैं कि यार तुम्हारे अलावा है कौन मेरा? हाय हाय हाय। बलवान आदमी, डोले है छाती, घोल करने वाला पलवान, मतलब किसी भी अखाड़े जाके मेरा अब्बा घोल कर दिंदा सी। सारा लाहौर जानता था, और बड़े शरीफ आदमी, नाथ खान सना खान रसूल। ਅੱਜ ਉਹ मैं अब्बे ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, मैं कहना यार देखो यार जिंदगी क्या है, कितना तगड़ा, कहाँ है, लेकिन उसकी बड़ी मेहरबानी हमारे सर पे बैठा हुआ है। बेश। वो जो मैंने अभी एक पिछले दिन एक वीडियो बनाया ना कि बाजी को पैम्पर लगते हैं, बड़ा औखा काम है, सुबह दोपहर या 2 टाइम पैम्पर चेंज करना। और हम 5 भाई, और मैं तो बहुत कम करता हूँ, मेरे भाई ज़्यादा करते हैं, भतीजे ज़्यादा करते हैं, मेरे बेटे ज़्यादा करते हैं। सारे दे लक पीड़ होने लग पे ने। हाय। हम ये काम मुसलसल 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी अब्बा क्योंकि साहिब फराश ही थे, वो उससे चल लेते थे, अब तो चल ही नहीं सकते वॉकर से। तो जिसके घर में ये नेमतें मौजूद हैं, वो फायदा चुक लवो। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਹੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 जी रहता है। ऐसे ही है। तो वो काम मत करें कि बाद में फिर आप ऐमी एक तस्वीर लगा के फूलों वाली चादरों वाली, और आप कहें कि आज अब्बा जी को गुजरे इतने साल हो गए, फातिहा पढ़ ले। तो आप बुल्ले गए लुट लो, जिदे दे घर मैं तो लुटन डे। और मैं जहाँ हूँ, जो भी मेरी औकात है, मेरे माँ बाप के पैरों का सदका है, मेरे चाहने वालों की दुआएं, और मेरी जो बीवी और बच्चों की, और मेरी अपनी दुआएं, सीधी बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है यार, ये बड़ा प्यार वाला रिश्ता। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपके चेहरे की रौनक को ऐसे ही बरकरार रखे। हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार इफ़ी साहब। आप देख रहे थे नियो प्लस का पॉडकास्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।